कि ईरान ने हमेशा फ़लस्तीनियों की हिमायत की और बहुत वोकल होके बगैर किसी मुनाफ़िक़त के की। ये नहीं किया कि चलो कफ़न के पैसे दे दो, अब मर गए तो चलो कफ़न के पैसे नहीं होंगे, तो कफ़न के पैसे हम अपने पेट्रो डॉलर से भेज देते हैं इनको, ये नहीं किया। हथियार से भी मदद की, डिप्लोमेटिकली भी मदद की, इमोशनली भी मदद की, हर तरह से ईरान ने उनकी मदद की। आपके ताल्लुकात कायम करें, तो ये तुर्की ने एक मुआहदे के तहत किया कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप हमको ये इजाज़त देंगे कि हम गज़ा के अंदर रिलीफ मटीरियल मुस्तकिल पहुँचाती रहेंगी। तो वो एक सिफारती ताल्लुक कायम किया इस गर्ज से कि गज़ा की रिलीफ का काम इज़राइल के तुर्की के ज़रिए कंटिन्यूअस हो जाए, वरना क्या उनके पास तो खाने-पीने को भी कुछ नहीं है गज़ा वालों के पास। न्यूज़ के न्यूज़रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग हुई और उस जंग में जो फिलिस्तीनियों ने अपनी जीत का परचम लहराया है, वो कई मायने में कई लोगों को अखर गया है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसडीपीआई के सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, सर, फिलिस्तीनियों की जो जीत का जश्न है उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देश के ही कुछ लोगों को ये तस्वीरें अखर गई। कोई जो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि फिलिस्तीनी एक तो पिटे, ऊपर से ये दावा कर रहे हैं ये जीत गए। असल में ये फिलिस्तीनियों की जीत है या इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह पर ऐसा तमाचा है जहां वो 6 दिन में 6 देशों को खत्म करने का दावा कर रहे थे, वहां 12 दिन में फिलिस्तीनियों को, हमास को नहीं खत्म कर पाए। देखिए, हिंदुस्तान के इन अनभक्तों की तो बात करना फजूल है। इनके पास मुस्लिम दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अब जहां कहीं भी मुसलमान कहीं परेशानी में दिखाई देंगे या पिटते हुए दिखाई दें या शिकस्त की तरफ जाते हुए दिखाई दें, इनको बड़ी खुशी होती है कि साहब हो गए। हालांकि इनका इजराइल ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं दी। इजराइल ने नाम भी नहीं लिया 25 मुल्कों में हिंदुस्तान का, और इजराइल के ट्विटर हैंडल से वहां के आम लोगों ने यहाँ के अंधभक्तों को बड़ी गालियां भी दी, जो उनके हिमायत में खड़े हो के उछल उछल के बोल रहे थे। उनको इजराइलियों ने ही गालियां दी, यहूदियों ने ही गालियां दी। मगर बेशर्म लोग हैं, कोई इनको न तो पता है कि फलस्तीन का इशू क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में ये अंधभक्त ऐसा सब कुछ बोलते हैं। जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल ने ये जंग छेड़ी थी इसलिए कि बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन हारते आ रहे हैं। पिछले 4 इलेक्शन हार चुके वो। अभी उनको उनके अपोजिशन को वहां दावत दी गई है हुकूमत बनाने की। अगले 15-20 दिन के अंदर उन्हें हुकूमत साजी करनी है। वो तवज्जो भटकाने के लिए ये जंग इन्होंने इम्पोज की थी और इनको ये लग रहा था कि हमास वाले जो हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा, और ये जैसे पहले करते रहे हैं फिर कुछ ऐसा कर लेंगे ज्यादा सादो सामान के साथ। लेकिन कोई एक भी हदफ इस जंग का वो हासिल नहीं कर सके। उल्टा खुद इजराइल के अंदर जो यहूदी थू कर रहे हैं, बेंजामिन यानी हमास से तो जो शिकस्त इन्हें हुई सो हुई, खुद अपनी पब्लिक, क्योंकि पहली मर्तबा ये हुआ कि पूरी बारिश की है हमास ने रॉकेट्स की। 4,500 के करीब रॉकेट दागे हैं 6 दिन में, 11 दिन में 4,500। और वो रॉकेट इस बार इतनी रेंज के थे कि इनका जो आयरन डोम है वो उसे रोक नहीं सका। ये भले चिल्लाते रहे कि साहब 90% को हमने नाकारा कर दिया, लेकिन 10% तो कारामत थे ना। और वो 10% 4,500 में से 450 होते, थोड़े नहीं है वो। और वो तिल अबीब पे जाके, जो राजधानी है, राजधानी पे गिरे हैं जाके। 12 फलस्तीनी वो बोल रहे हैं कि 12 मरे हैं। वो एक्चुअल कितने मरे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स वो अपनी मीडिया से वो भी नहीं लेने दे रहे हैं। $300 मिलियन का नुकसान इजराइल का हुआ है, ये ऑफिशियली बता दिया गया है। पहले कभी नहीं हुआ था ये इतना बड़ा नुकसान। अब $300 मिलियन का नुकसान इजराइल को हुआ है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जहां पहले कुछ भी नहीं होता था वहां 300 मिलियन गए, 20-25 इजरायली मारे गए। उसके अलावा दूसरी एक बड़ी बात ये हुई कि जो वहां पर कॉमन पॉपुलेशन हैं यहूदियों की और अरब मुसलमानों की, वहां पर खाना जंगी की एक सूरत हाल पैदा हो गई और कम्युनिटीज आपस में टकरा गई। कम्युनल राइट्स वहां शुरू हो गए और उस राइट में
भी वहां के अरब मुसलमानों ने इजरायलियों को बहुत जम के पीटा। आमने सामने दू बदू गिरेबान पकड़ के जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई हुई पूरे तमाम इजरायली शहरों में, पूरे मुल्क के अंदर। इसकी कोई तवक्को नहीं थी, इसमें से किसी बात की तवक्को नहीं थी। दूसरी चीज, पहली मर्तबा ये हुआ कि ओआईसी का जो रेजोल्यूशन आया, हालांकि हम सब कह रहे बोलते रहते खाली रेजोल्यूशन है, लेकिन बहुत सख्त लैंग्वेज में था। और पहली बार ओआईसी में ये मुतालबा कुछ ममालिक की जानिब से उठा कि वहां पर एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए, जैसे श्रीलंका में भेजी गई थी और मुल्कों में भेजी गई थी। और कई ममालिक ने, पर्टिकुलरली मुस्लिम ममालिक ने, ये ऑफर किया कि हम अपने फौजी दस्ते भेजने को वहां तैयार है। ये ओआईसी का आउटकम था। यूनाइटेड नेशंस में सब तकरीबन इजराइल के खिलाफ बोले। पहली मर्तबा ये कहा गया कि इसके ये तमाम केसेस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने चाहिए, ट्राई होना चाहिए, सजा दिए बगैर अब इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि ये भी मुतालबा हुआ कि इजराइल को यूएनओ से बाहर किया जाए। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर इसको बहुत बड़ा एक सेटबैक पहुंचा है। तीसरी चीज ये कि हमने पहली मर्तबा देखा कि तुर्की, पाकिस्तान और फलस्तीन का एम्बेसडर एक जगह बैठे तुर्की में, अपनी मीटिंग की स्ट्रेटेजी वहां बैठ के तय की और एक साथ एक जहाज में बैठ के वो जिनेवा पहुंचे और एक कॉमन स्ट्रेटेजी के तहत वहां पर उन लोगों ने बात की। अगली बात ये कि अगर यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन ना आता और उसी वक्त जंगबंदी का ऐलान ना होता, उसी वक्त कर दी ना उन्होंने रात में 2 बजे से जंगबंदी का ऐलान, तो जंगबंदी का ऐलान ना होता तो ओआईसी का इजलास भी हो चुका था, यूएन का भी हो चुका था, पीस कीपिंग फोर्सेस का रेजोल्यूशन आ चुका था। कई ममालिक, कम से कम 8 या 10 ममालिक अपने फौजी दस्ते इजराइल में भेज सकते थे। अगर वो भेज देते वहां पर तो इजराइल की तो हालत खराब हो जाती। अभी जो मिसाइल गजा से खाली मिसाइल जा रहे थे, उसके बजाय जो एयर स्ट्राइक कर रहा था इजराइल, वो एयर स्ट्राइक मुस्लिम ममालिक की या पूरी दुनिया की पीस कीपिंग फोर्स भी वो एयर स्ट्राइक इजराइल के अंदर जाके कर सकती थी और उससे तो बहुत बड़ी तबाही इजराइल के अंदर और फिर ये जंग बहुत बड़ी एक जंग की सूरत अख्तियार करती, जिससे अमेरिका को भी चाइना और रूस जाहिर है साथ में फलस्तीन के खड़े हो गए। तो ये जो इतनी बड़ी जंग थी जिसमें सुपर पावर्स इन्वॉल्व होती, उसमें थू-थू और किरकिरी अमेरिका की भी होती। देखिए, अमेरिका के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने रास्ते में रोक के जो बाइडेन से सवाल किए कि आपकी जो पॉलिसी है ये गलत है फलस्तीन के बारे में। रास्ते में रोक के मेंबरान पार्लियामेंट, राशिदा तालिब वगैरह ने किया और लोगों ने जो यूएस के मेंबर पार्लियामेंट है। इस तरीके से यूके की पार्लियामेंट में जो सेनेटर हैं सईदा, उन्होंने कितना खुल के अपनी यूके की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया 5 मिनट की तकरीर में, वो सुनने लायक है। इसी तरह लाखों अवाम मुख्तलिफ मुल्कों में फलस्तीन की हिमायत में बाहर आए। तो एक तरफ पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ, दूसरी तरफ मेंबरान पार्लियामेंट जो उनके हलीफ हैं इजराइल के, वो मेंबरान पार्लियामेंट अपनी हुकूमतों की पार्लियामेंट के अंदर मुखालफत कर रहे हैं। तीसरी तरफ पहली मर्तबा एक फौज आके तैयार होकर वहां खड़ी होना चाहती है। चौथी तरफ जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है उसमें ये मात खा के पीछे हो गए। तो हर तरफ से हारे हैं और अब एक तरफ वहां खाना जंगी की सूरत। ये सारी सिचुएशन थी कि अमेरिका को अपने एक पपेट मिस्र को यूज करना पड़ा कि भाई रुकवाइए। हमास ने नहीं कहा कि हमको जंगबंदी चाहिए, इजराइल को कहना पड़ा। और जर्मन चांसलर के जर्मन रिप्रेजेंटेटिव ने यूएनओ में कहा कि हमास को जब तक हम एक स्टेक होल्डर नहीं मानेंगे मसले का हल नहीं हो सकता। तो जिस हमास को अमेरिका और इजराइल, सिर्फ ये दो मुल्क कहते हैं कि वो दहशतगर्द तंजीम है और इनके कुछ छुटभैया हलीफ भी ऐलान तो नहीं करते लेकिन अंदर से मानते हैं कि हाँ जी दहशत। भाई कोई अथॉरिटी नहीं है अमेरिका और इजराइल के किसी को भी मुंह उठा के कुछ बोलेगा। यूनाइटेड नेशंस में करारदाद ला के दिखाएं मुझे, पास करके दिखाएं मुझे कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है। हम देखें फिर के कितने मुल्क मानते हैं कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। आप मुंह खोल के अगर इजराइल बोल देगा इजराइल हमारे पैर की जूती है, हम क्यों इजराइल की बात मानेंगे कि कोई कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं है। वो खुद क्या है, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें। 1948 में नकबा के दौरान में 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को मार के भगाने वालों को आप टेररिस्ट नहीं कहेंगे? और उसके बाद आप फिर वो नकबा शुरू करना चाहते थे। आपने हजारों फलस्तीनियों को
कत्ल किया है पिछले 70 साल में। आप 20 लाख जो गजा के लोगों को एक ओपन जेल में बंद करके रखे हुए हैं, आप टेररिस्ट नहीं है। मैं कहता हूं इजराइल टेररिस्ट है, आधी से ज्यादा दुनिया कहती है इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है, एक ऑक्युपायर स्टेट है, कौन नहीं कहता। तो आपको अगर जब सारी दुनिया कहती है कि आप टेररिस्ट हैं, तो आप तो कहते नहीं हम तो बड़े अमन पसंद हैं, हम तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, और हमास जो एक्चुअल सेल्फ डिफेंस कर रहा है उसको आप टेररिस्ट कहेंगे तो सारी दुनिया मान ले कि टेररिस्ट। बिल्कुल नहीं है। आज जर्मनी जैसे मुल्क ये कह रहे हैं, आधी से ज्यादा यूनाइटेड नेशंस आज ये बोल रहा है कि हमास एक स्टेक होल्डर है, दहशतगर्द नहीं है। इससे बड़ी शिकस्त इजराइल की क्या हो सकती है कि जिसको आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द है, उसको दुनिया कह रही है कि नहीं ये दहशतगर्द नहीं, ये स्टेक होल्डर है। इससे बात करनी पड़ेगी, इसके बगैर मसला हल नहीं होगा। आज अकेले पीएलओ नहीं है फलस्तीन में। तो ये बगले बजाने वाले लोग न तो डिप्लोमेसी को समझते हैं, न वहां की हकीकी सूरत हाल से मालूम है। इनसे पूछिए, ये लोग जो ये यहाँ पर बगले बजा रहे हैं, कितने शहर हैं इजराइल में? एक दो जरा शहरों के नाम बता दें, उनसे वहां की करेंसी का नाम पूछ लीजिए, और उस करेंसी की क्या वैल्यू है इंडिया में, जरा ये पूछ लीजिए। कितने लोग रहते हैं इजराइल में, जरा ये पूछ लीजिए। कौन सी सरकार है, कितने मेंबरान पार्लियामेंट होते हैं, और नेतन्याहू के बाद कितने मेंबर पार्लियामेंट है, यही पूछ लीजिए। ये सारे जाहिलों का ग्रुप है जिन्होंने ना कुछ लिखा है, ना पढ़ा है, ना कुछ सोचा है, ना समझा है। फलस्तीन की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख सकते अभी, ये इजराइल की स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते। ये लोग अगर बोलेंगे तो ये तो जाहिर है कि गोबर मलते हैं, पेशाब पीते हैं, गोबर मलते हैं, गोबर से नहाते हैं, तो दिमागों में भी गोबर है। तो ये गोबर वाले लोगों से क्या बात कर रही है, उनको तो अहमियत ही नहीं देनी चाहिए, भगते रहें। सर, इसी के साथ साथ जो 12 दिन तक युद्ध चला, इस युद्ध पर लगातार मेरी नजर बनी हुई थी। इस युद्ध में फिलिस्तीन के अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान दूसरे मुल्कों ने खींचा, एक ईरान और दूसरा तुर्की, क्योंकि ईरान की जो मिसाइल थी कासिम मिसाइल, उसने भारी तबाही जो है वो इजराइल में मानी है। इजराइल ये दावा करता रहा कासिम मिसाइल से हमें नुकसान हुआ है। तो किस तरीके से भूमिका थी तुर्की और ईरान की इस युद्ध में? देखिए, ईरान तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के जमाने से ही हमास को भी सपोर्ट, हमास जब बना तो उसको सपोर्ट, वरना फलस्तीनी कॉज को हिमायत करने का काम और उसे बार बार वर्ल्ड फोरम पे लाके खड़ा करने का काम ईरान हमेशा करता रहा है। उसकी जो भी मसलहत है मैं उसमें नहीं जाना चाहता उस सियासत में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने हमेशा फलस्तीनियों की हिमायत की और बहुत वोकल होके बगैर किसी मुनाफिकत के की। ये नहीं किया कि चलो कफन के पैसे दे दो, अब मर गए तो चलो कफन के पैसे नहीं होंगे तो कफन के पैसे हम अपने पेट्रोल डॉलर से भेज देते हैं इनको, ये नहीं किया। हथियार से भी मदद की, डिप्लोमेटिकली भी मदद की, इमोशनली भी मदद की, हर तरह से ईरान ने उनकी मदद की। तुर्की में सिफारती ताल्लुकात बहुत पुराने जमाने से चले आए, लेकिन गजा में जब इन्होंने मुहासरा किया 2007 में, उसके बाद पहली कोशिश गजा के मुहासरे को तोड़ने की अगर की थी किसी ने, तो तुर्की ने की थी। जब इस्तांबुल के साहिल से मावी मारमरा के नाम से एक रिलीफ का सामान लेके और ये जहाज निकला और उसने चाहा कि वो गजा में दाखिल हो और लोगों को वहां रिलीफ पहुंचाए, तो इसराइलियों ने बीच समंदर में, इंटरनेशनल वाटर्स में उस पानी के जहाज को रोक के और हेलीकॉप्टर से उस जहाज के अंदर ये कूदे थे और कूद के 9 तुर्कियों को शहीद किया था। उसके बाद तुर्की के इजराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, और कई साल फिर उसके बाद फिर अमेरिका की मुसालिहत के साथ इसी नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को फोन करके माफी मांगी उन 9 आदमियों की शहादत की, उनकी शहादत का मुआवजा दिया, और ये उसके बाद कहा कि अच्छा अब आप हमसे सिफारती ताल्लुकात कायम करें। तो ये तुर्की ने एक मुआहदे के तहत किया कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप हमको ये इजाजत देंगे कि हम गजा के अंदर रिलीफ मटेरियल मुस्तकिल पहुंचाती रहेंगे। तो वो एक सिफारती ताल्लुक कायम किया इस गर्ज से कि गजा की रिलीफ का काम इजराइल के तुर्की के जरिए कंटिन्यूअस हो जाए, वरना क्या उनके पास तो खाने पीने को भी कुछ नहीं है, गजा वालों के पास कोई किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरह ये ईरान से और यहाँ से ये कुछ मदद वहां पहुंचती है, वो भी इजराइल चेक करके वहां भेजता है, उनके जहाजों को अंदर जाने देता है, लेकिन एक बार्गेन तुर्की ने किया। और इस मौके पर भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो स्टेटमेंट आए
या जो ये कहते हैं बिहाइंड द सीन जो डिप्लोमेसी होती है, जो दिखाई नहीं देती, खबरों में नहीं आती, उस सब में तुर्की ने भी एक पाइवोटल रोल अंजाम दिया। और ये जो पीस कीपिंग फोर्स का जो जो रेजोल्यूशन आ रहा था, उस रेजोल्यूशन में ये तमाम ममालिक शरीक थे। और एक बात मैं यहाँ और अर्ज कर दूं, ये आज की बात नहीं है, 2010 से मैं एक बात कह रहा हूं कि हम दुनिया में मुसलमानों का यानी आलम इस्लाम का मसला उस वक्त तक हल नहीं कर सकते जब तक कि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर खड़ा नहीं होता। अगर ये तीन ममालिक एक साथ खड़े हो जाएं, अपने इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, सरहदी तनाजात हैं, तुर्की और ईरान के बीच भी सरहदी तनाजात हैं, ईरान और पाकिस्तान के बीच भी कुछ सरहदी तनाजात हैं, इनकी वजह से इनकी डिप्लोमेसी में बहुत रिफ्ट रहा है। लेकिन मैं ये कहता रहा हूं कि आप सरहदी तनाजात बाद में तय करते रहिएगा, बैक सीट पे रख के उनको हल कर लीजिए, कोई बहुत बड़े नहीं है वो तनाजात। लेकिन आलम इस्लाम की बरतरी, उसकी सुरखरुई और उसके अज़्म और उसकी कुव्वत के खातिर इन तीन फोर्सेस को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये तीन फोर्सेस इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, डिप्लोमेटिकली इतनी स्ट्रांग है ये तीनों फोर्सेस कि पूरे आलम इस्लाम को एक क़यादत ये दे सकती है। मुश्तरका क़यादत का कॉन्सेप्ट, सिंगल लीडरशिप नहीं चलेगी, मुश्तरका क़यादत का कॉन्सेप्ट ये दे सकती हैं। तो अब आके हम ये देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि ईरान और तुर्की के ताल्लुकात में भी बेहतरी हुई है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में भी बेहतरी हुई है। एक प्लेटफॉर्म पर बैठना इन्होंने शुरू किया है और उस बैठने का ये नतीजा हमने फलस्तीन की जंग में देखा कि ये ममालिक सब एक साथ खड़े होकर फलस्तीन की हिमायत में खड़े हुए। तो अकेले तुर्की नहीं है, अकेले ईरान नहीं है, अकेले पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया भी उसमें शरीक हुआ, मलेशिया भी उसमें शरीक हुआ। तो ये जो मुस्लिम ममालिक आके खड़े हुए, उससे लर्जा बरंदाम हुआ है इजराइल। सिर्फ शिकस्त नहीं खाई है, खौफ भी खाया है, और उस खौफ की वजह से जंगबंदी के लिए इन्होंने हाथ पैर जोड़े हैं, कतर के भी और इसके मिस्र के भी। उसके बाद जंगबंदी हुई और अब अगले 15 दिन देखिए नेतन्याहू का जो प्राइम मिनिस्टरशिप का मसला है, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू जो है इस जंग का वो सियासी फायदा इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई उठा सकेंगे। सर, इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि जो शर्तें थी वो इजराइल ने मानी भी, और जो दावे किए जा रहे थे, अब लोग जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं ये जो जंगबंदी कहीं ना कहीं हुई है ये फिलिस्तीनियों के साथ में एक धोखा है, फिर से दोबारा जो है अटैक किया जा सकता है इजरायली सैनिकों द्वारा, जिसका जीता जागता उदाहरण अल अक्सा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान देखने को मिला। एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो शेख जर्राह से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। आखिरकार किस तरीके से देखते हैं, क्या असर पड़ा है इस युद्ध का खासतौर पर इजराइल पर? देखिए, पिछले 73-74 साल में कितनी मरतबा जंग नहीं हुई और कितनी मरतबा हमास को या फलस्तीन को एज ए होल फलस्तीन को नुकसान नहीं पहुंचा। यानी 48 में, 67 में, 2006 में, 2014 में कितनी बार हुई। इससे ज्यादा नुकसान पिछली जंगों में हुए हैं, इससे भी ज्यादा नुकसान हुए हैं। तो ये तो हम नहीं कह रहे कि जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई या फलस्तीन सेफ हो गया या फलस्तीन का मसला खत्म हो गया, ये ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार है। जंगें तो अभी होनी है और ज्यादा शदीद जंगें अभी होंगी। असल चीज ये है कि इस मार्के में, इस मोर्चे में हमास ने पहली बार बहुत वाज़ेह अपनी नुसरत हासिल की है, और उनका जो जोश और उनका जो जज्बा है वो आप ना फौजियों की तादाद के जरिए नाप सकते हैं, न वो आप उनके यहाँ शहीदों की तादाद से नाप सकते हैं, न उनके मकानात के गिरने के नुकसानात से नाप सकते हैं। वो लोग तो मोमिन हैं, वो मोमिन है जो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। वो मुझे बताइए कौन सी दुनिया में वो ताकत है जो तोप के आगे और पत्थर लेके खड़ी हो जाती हो। ये वो कौम है जो पिछले 10 साल से तोप के आगे पत्थर लेके खड़ी होती है, और खाली पत्थर लेके खुदकशी नहीं कर लेती है तोप के आगे खड़े होके, बल्कि उसी पत्थर से उस तोप को रोकने की ताकत रखते हैं। अभी उन्होंने जो है वो खाली बॉटल्स में चीनी और शीरा मिला के और कुछ बना के उन्होंने उन्हीं टैंकों पर वो उठा के मारी हैं, और उससे उनके टैंक और उनके बख्तरबंद गाड़ियां जला डाली हैं। ये तस्वीरें भी ये लोग देख लें जो ये कहते हैं। तो शहादतें तो बगैर कुर्बानी दिए तो कुछ हासिल होता नहीं है। वो कुर्बानी देने का फन जानते हैं,
और जो तनकीद करने वाले और ये लाशों को गिनने वाले लोग हैं, ये वो बुज़दिल हैं जो कुर्बानियां देने नहीं जानते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी के नमकखार हैं और हक़ नमक अदा करते हैं। इनसे कुर्बानी देने को जिस दिन कहा गया अपने कि जाओ जरा फ़लस्तीन जाके खड़े होना, ये सबसे पहले भागते नजर आएंगे कि मुझे तो अम्मा की दवा लेने के लिए जाना है, मेरी तो बहन की तबीयत खराब है, मेरी तो बीवी को प्रेगनेंसी हो गई है, मेरे तो बच्चे को की तबीयत खराब। यही वाले लोग, ये जो आज गिनवा रहे हैं ना लाश, इन सबको ये सारी मजबूरियां उस दिन दिखाई दी जाएंगी। तो जिनको कुर्बानी देनी होती है वो ये सामने नहीं देखते कि सामने ताकत कितनी है उनको, और लिल्लाहियत, इखलास और फिर कुर्बानी का जज्बा, यही तो है जो सिखाया कि अपने हक के लिए, अपनी सच्चाई के लिए आपको अगर अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो जान कुर्बान कीजिए। वो जज्बा उन लोगों में नहीं हो सकता जो यहाँ बैठ के अपने आराम से एयर कंडीशन कमरे में बैठ के फेसबुक पे एक नोट डाल देते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। जब जाके खुले आसमान के नीचे बगैर किसी बिस्तर के लेटना पड़ता है और जब वो सामने बंदूक होती है और टैंक और तलवार होती है, तब पता चलता है कि कुर्बानी देने का जज्बा कितना है। और इसके लिए हम फिलिस्तीनियों को सलाम करते हैं। क़िबला अव्वल को बचाना दुनिया के तमाम 2 अरब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, अकेले फिलिस्तीनियों की नहीं है। लेकिन अगर फिलिस्तीनी तन्हा खड़े होकर वो कुर्बानी दे के मस्जिद अक्सा को बचाए हुए, क़िबला अव्वल को बचाए हुए हैं, तो पूरे आलम इस्लाम पे उनका एहसान है। हमें उनका शर्मिंदा एहसान महसूस करना चाहिए अपने आप को, और जो ताउन भी हम कर सकते हैं वो ताउन करें, बजाय इसके कि हम उनको क्रिटिसाइज करें और उनका जो मॉरल है उसको डाउन कर। उनका मॉरल हमारे कुछ कहने से डाउन नहीं होता है, ये भी फैक्ट है। आप कुछ भी बकते रहिए, उनका मॉरल डाउन नहीं होता है, वो अपनी जगह मजबूत है, कायम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बशारतें इस सिलसिले में मौजूद है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। हम उनको सलाम करते हैं कि वो हमारे क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादतें पेश कर रहे हैं।